समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा इस साप्ताहिक शो शेखर से सवाल एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। शेखर, हर बार की तरह कई सारे सवाल आए हैं। सबसे ज़्यादा सवाल हमें जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, उस पर आए हैं। उसी से ही शुरुआत करूँगी। अर्जुन मलिक का सवाल है कि आपको लगता है कि सरकार अभी भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति को कम करके आंक रही है या फिर अंडर एस्टिमेट कर रही है? क्योंकि अलग अलग शहरों से हर दिन ऐसे नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते दिख रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए जेपी नड्डा को भेज रही है। वे संदेश तो पहुंचा सकते हैं लेकिन खुद कोई फैसला नहीं ले सकते। सवाल उनका ये बोल रहे हैं, अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों से एक हफ्ते पहले ही बातचीत शुरू कर दी होती और वही भरोसा दिलाया होता जो अब दे रही है, तो क्या संसद तक मार्च को टाला जा सकता था? देखिए, अभी आपने बहुत लंबा सवाल पूछा। पहली बात तो ये कि हर सरकार हर प्रोटेस्ट को अंडर एस्टिमेट ही करती है। कोई भी सरकार ये नहीं सोचती कि इसको पहले ही हम काबू कर लें, नहीं होगा। और दूसरी बात, एक नेचर है डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट भी ग्रो करती हैं। अगर शुरू में सरकारें एंगेज करें, कोई कंसेशंस दें, तो फिर वो डिमांड भी बदलती है। ये हमारा इतिहास है और हर देश का इतिहास है। तो जैसे कि आप सोचें कि अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने कहा जन लोकपाल बिल आना चाहिए। फिर जन लोकपाल बिल का एक ड्राफ्ट निकाला। वो ड्राफ्ट भारत के संविधान में तो संभव हो ही नहीं सकता। संविधान में संशोधन आप 500 कर दें फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो आपका, अगर वो जन लोकपाल बिल आपको लाना था तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको सारा बदलना पड़ता। उसमें तो ये भी लिखा था एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के ऊपर जासूसी करके और उसकी वीडियो बना के उसकी डीवीडी भेज सकता है लोकपाल को, और उससे कुछ करप्शन पकड़ी जाएगी तो 10% उसका पड़ोसी को भी मिलेगा। ऐसी बातें थी। तो वो एक्सट्रीम डिमांड्स थी जी। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने किसी टाइम पे एंगेज किया, लेकिन जैसे एंगेज किया फिर बात बढ़ती गई। फिर एक बार लिस्ट आ गई कि ये सारे मिनिस्टर करप्ट हैं, इन सबको निकाला जाए। तो ये सब चीज़ें बैक एंड फोर्थ होती हैं। तो जो सरकार ज़्यादा आगे की सोचने वाली होती है, वो शुरू में एंगेज करती है, कोशिश करती है कि इसमें क्या फोर्सेस हैं, क्या इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं, तो उनके साथ एंगेज करती है। ये ज़रूर है क्योंकि मोदी सरकार बहुत मेजॉरिटी के साथ है, खुद की पार्टी की नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में सब मिला के तो मेजॉरिटी है जी। और वैसे भी एक ताकतवर सरकार है, तो वो कंसेशन देना पसंद नहीं करते। खास करके कंसेशन अगर उनकी बेस से बाहर से आ रहे हो, अपनी बेस से ही डील करते हैं। ये उनकी एक मजबूती भी है, स्ट्रेंथ भी है, और ये उनकी वीकनेस भी है। दूसरी बात, इस सरकार में कोई भी मंत्री मिलने जाए, कुछ भी हो, कोई भी मंत्री इंचार्ज हो, फैसले तो सब एक जगह ही होते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो और कोई मंत्री रहता है कि नहीं रहता है, उससे इतना फर्क पड़ता नहीं। अब सब लोग बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को निकालिए, पर ये मुझे बताइए कि 4 हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं, शिक्षा मंत्री, मोदी जी के अंडर 12 साल में। उसके पहले तो 2020 तक तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसके बाद एजुकेशन नाम पड़ा। तो आप से कितने लोग बिना गूगल चेक किए ये बता सकते हैं कि 4 मंत्री कौन हैं? एक तो प्रधान हो गए, एक मुझे समझ है कि काफ़ी लोग बता देंगे कि स्मृति ईरानी जी थी जो पहली थी। उसके बाद के 2 कौन थे? किसी को याद है? प्रकाश जावड़ेकर उस टाइम एचआरडी मिनिस्टर थे, या कि फिर रमेश पोखरियाल निशंक। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो तो रमेश पोखरियाल निशंक के समय में आई है, और वो तीनों लोग अभी, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, कोई बीजेपी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अभी नहीं है। जी। तो मंत्री आते हैं और मंत्री जाते हैं।
तो आप ठीक है, आप किसी का एक सिंबल बना सकते हैं, सिंबॉलिक, लेकिन मंत्री जाते हैं, सिस्टम एक अलग चीज़ होती है। और इस सरकार में खास करके मंत्रियों का इतना महत्व है भी नहीं। तो मैं यहीं तक कहूँगा, बाकी हर सरकार हर मूवमेंट को अंडर एस्टिमेट भी करती है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट मार्च हुई, ये उस दिन जो हाथ से निकल गई, वो उसमें काफ़ी काम, ये जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, विद्यार्थी आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, ये बाय एंड लार्ज पीसफुल है। वो कुछ और एलिमेंट्स आए जिनसे वो शुरू हुआ, वो हमारे रिपोर्टर्स ने भी देखा, जिन्होंने बैरिकेड्स को तोड़ा या पत्थर वगैरह मारे, वो कुछ और लोग थे। जब ऐसा मौका होता है तो सब आ जाते हैं। और वो ऐसे लोग क्यों आ पाए, ये दिल्ली पुलिस का, इंटेलिजेंस का एक फेलियर भी है। शेखर, अगला सवाल इनका यूजर नेम हु नोज है। ये बोल रहे हैं छात्रों के ये विरोध प्रदर्शन नेपाल या बांग्लादेश में देखे गए जेन जी विरोध प्रदर्शनों से किस तरह अलग हैं? क्या किसी बड़े और डाइवर्स देश में लोगों को एकजुट करके विरोध करना स्वाभाविक रूप से ज्यादा मुश्किल होता है, जिससे सरकारें ज्यादा मजबूत तो हो जाती हैं लेकिन जनता के दबाव का उन पर तुरंत असर कम होता है? देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। और इस देश में भी अगर आप सोचें कि कौन से ऐसे पब्लिक मूवमेंट हुए हैं जिनसे सरकार बदली है, तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ जिससे सरकार बदली है। तो हमारे इतिहास में अब करीब 80 साल होने को आ गए, और इलेक्शन जब पहले हुए उसके बाद से हमारे फिर भी 75 साल होने को आ गए। तो उसके अंदर एक ही सरकार थी जो काफ़ी डामाडोल हुई थी एक पॉपुलर मूवमेंट से, जो गिर सकती थी। चलिए 2 कह दूंगा, पर दूसरी वाली गिरने वाली नहीं थी लेकिन कमज़ोर हो गई थी। वो सरकार थी वीपी सिंह की, क्योंकि वो माइनॉरिटी सरकार थी। तो 2 ही सरकारें हमारे यहाँ ऐसी हुई हैं जो इतनी प्रेशर में आई पॉपुलर मूवमेंट से या प्रोटेस्ट मूवमेंट से कि लगा कि वो गिर जाएगी। और वो दोनों कमज़ोर कोएलिशन सरकारें थी। तो एक वीपी सिंह की सरकार थी, वो अपर कास्ट एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट था। मंडल कमीशन के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा हम मंडल को लागू करेंगे जी। उसमें अपर कास्ट के कुछ लड़कों ने अपने आप को आग भी लगा दी थी। एक की मौत भी हो गई थी बदकिस्मती से। 1-2 और जो काफ़ी इंजर्ड हुए, उनमें से एक ने मेरे साथ काम भी किया था। बाद में वो उस IIT गए, IIM गए, उसके बाद आके मेरे साथ काम भी किया, ऐसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह, मतलब कॉर्पोरेट असिस्टेंट की तरह इंडियन एक्सप्रेस में। तो वो एक अलग था। लेकिन उनकी सरकार गिर गई और कारणों से। उनकी सरकार जो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, उनमें से एक ये भी था कि अडवाणी जी उस टाइम राम मंदिर चाह रहे थे, और उसको वो काउंटर कर रहे थे मंडल कमीशन, तो जिसको मंडल वर्सेस कमंडल भी कहते थे उस समय, कि कास्ट वर्सेस रिलीजन। जी। तो उनके टाइम में शुरू हुआ, वो जल्दी चले गए, इस वजह से नहीं गए। यूपीए की सरकार उस समय बहुत कमज़ोर थी जब अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ। ऑलरेडी कमज़ोर थी क्योंकि उसमें आपस में लड़ाई थी, पार्टी और सरकार में लड़ाई थी, पार्टी सरकार के पीछे पड़ी हुई थी। तो उसमें थोड़ा प्रेशर आया, एक मंत्री निकाल दिया, फिर आया, फिर एक और निकाल दिया। अशोक चौहान को निकाला, विलासराव देशमुख को निकाला था, उससे पहले होम मिनिस्टर आपने निकाला जब 26/11 हो गया। हालांकि वो होम मिनिस्टर कोई इतनी ज़ोरदार चीज़ नहीं थे, पर उनको निकाला, फेलियर भी था। उसके बाद आपको करप्शन की बात हुई तो अशोक चौहान को निकाला जो चीफ मिनिस्टर थे, वो इस समय बीजेपी में, अगर वो इतने करप्ट थे तो। फिर आपने और मंत्री निकाले, अश्विनी कुमार कोई थोड़े एलिगेशन के ऊपर निकाल दिया, ऐसे ऐसे रेलवे मिनिस्टर पवन कुमार बंसल, उनको निकाल दिया। तो थोड़ा भी धक्का मिला तो अपने मंत्री निकाल दिए। तो वो सरकार कमज़ोर होती गई। उस समय अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मशहूर स्टेटमेंट दिया था जिसको बार बार रिपीट करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इट इज़ नॉट अवर इंटेंशन टू ब्रिंग डाउन दिस गवर्नमेंट, कि हमें सरकार गिराने नहीं आए हैं। तो वो एक ऐसा आया कि ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि हम इसको गिरा सकते हैं। तो वो कमज़ोर सरकार थी। ये सरकार कमज़ोर नहीं है, और इस सरकार की अपनी सपोर्ट बेस, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बेस, RSS बहुत मजबूत है। स्ट्रीट पावर भी सरकार के पास है। तो ये ऐसे ये बांग्लादेश में तो उन्होंने चुनाव चोरी किया था। शेख हसीना ने दूसरी पार्टी को कंटेस्ट ही नहीं करने दिया था। जी। तो क्रेडिबिलिटी खराब थी, और काफ़ी समय से थी वो वहाँ पे।
ऐसे ही नेपाल में दो आदमी आपस में बारी बारी एक दिन एक बन गया, एक दिन एक बन गया, एक दिन एक बन गया, एक दिन एक बन गया। उन्होंने मजाक कर दिया था और वहाँ पे बहुत इकोनॉमी का सत्यानाश था। वो टोटली एक तरह से रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो बहुत वहाँ पे और बातें थी। श्रीलंका में एक ही परिवार, उसके 7 कैबिनेट मेंबर हो गए और देश की इकोनॉमी की हालत खराब थी। उसके ऊपर से उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपलसरी कर दी। तो वो देश क्या है, उस देश में एक टूरिज्म है, थोड़ा भी अगर आपके पास डिस्टर्बेंस हो टूरिस्ट आने बंद हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ वहाँ पे आपके जो एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर है वहाँ पे, मसाले हैं, चाय है, कुछ कॉफ़ी है, तो वो सब अफेक्ट हो गई क्योंकि अपने अचानक वैसे भी बिना प्लानिंग के आप ये कहें कि ये हम ऑर्गेनिक चाय बेचेंगे, ये ऑर्गेनिक दालचीनी बेचेंगे, उसके बजाय कंपल्सरीली उनको लगा कि मुझे कोई नोबेल प्राइज़ टाइप मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ, तब वो सरकारें वहाँ पे गिरी। तो ये सोचना, ये जब अन्ना मूवमेंट भी हुआ था तो यहाँ बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ये भारत का अरब स्प्रिंग है। तब मैं बोलता था देखिए अरब स्प्रिंग का मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि वह डिक्टेटर्स सत्ता में थे, जी। कोई चुनाव हुआ नहीं था, तो लोग आ गए बाहर और पश्चिमी देशों ने उसको सपोर्ट किया, खास करके अमेरिका ने, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सपोर्ट किया। फिर फंस गए क्योंकि जहां भी चुनाव हुआ, सब जगह तो हुआ नहीं, जैसे सीरिया है उसने नहीं होने दिया, लेकिन उसका देश टूट गया। लीबिया डायरेक्टली अरब स्प्रिंग नहीं था, लेकिन उसी प्रोसेस में वो देश टूट गया, वो फेल्ड स्टेट्स बन गए। ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया में उनको लगा कि गलत फोर्सेस आ रही हैं, तो आर्मी आ गई, बोले भाड़ में जाओ, हम चलाएंगे यहाँ पे, हम तुमको टॉलरेट नहीं करेंगे। इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की सरकार आ गई, कितने दिन चली, क्योंकि इजिप्ट के लोग ही नाराज हो गए। उनको तो कभी कंपलसरी पर्दा था नहीं, उनके ऊपर कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस थी नहीं, क्योंकि जो बाथ पार्टी थी पहले, जो बाथिस्ट पार्टी थी, बाथ पार्टी तो नहीं थी इजिप्ट में, जो बाथिस्ट नासिराइट पार्टी थी, आइडियोलॉजी तो वही बाथिस्ट थी, सोशलिस्ट, मॉडर्न, फॉरवर्ड लुकिंग, इस्लामिस्ट नहीं थी। इस्लामिक और इस्लामिस्ट में फ़र्क है। जी। इस्लामिक देश है, इस्लामिस्ट वो नहीं था। लेकिन जब मोर्सी आए चुन के अरब स्प्रिंग के बाद, तहरीर स्क्वायर तो कैरो में ही है ना, इजिप्ट में, तो उसके बाद वो सारे ये रूल्स लाए, तो लोगों को पसंद नहीं आए, उनको निकाल दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक जनरल आ गए, वो जनरल ने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया। तो इस समय दुनिया में 2.5 फील्ड मार्शल ही हैं। एक हमारे पड़ोसी हैं मुनीर, जो फेवरेट फील्ड मार्शल है ट्रंप के, एक सीसी हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट में हैं, और एक फील्ड मार्शल हफ्तार हैं, जो उनको मैंने हाफ इसलिए बोला कि उनका देश भी नहीं है। देश तो जो रिकग्नाइज्ड है वो तो दूसरी साइड वाला है, इनकी साइड वाला तो रिकग्नाइज्ड है नहीं। तो ये सोचना, ये कुछ हर चीज़ को जनरलाइज करने की आदत होती है। जब लोग आए थे अन्ना मूवमेंट पे तो कहना शुरू, तहरीर स्क्वायर हो रहा है, तहरीर स्क्वायर हो रहा है। अब सोचिए तो सही, उन देशों का क्या हाल हुआ जहाँ तहरीर स्क्वायर हुआ। अगर अपने पड़ोस में देखें तो तीनों देश, बांग्लादेश में कोई परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो नई सरकार भी चुनी गई, जैसे पिछली वाली ने इनको बाहर रखा था इलेक्शन से, इन्होंने उसको बाहर रखा इलेक्शन से, तो ये भी एक क्वालिफिकेशन रहेगी। लेकिन नेपाल में, श्रीलंका में बिल्कुल फेयर फ्री इलेक्शन हुआ, और दोनों में एक नई फोर्स आ गई जो कि पहले एग्जिस्टिंग पार्टीज में नहीं थी। लेकिन जो आए दोनों, वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए, और जो इंटरिम अरेंजमेंट्स था उसमें भी स्टेबिलिटी रही। तो इसको आप देखें, पाकिस्तान से बहुत फ़र्क है। वहाँ जो प्रोटेस्ट की, उनको मारपीट दिया, बहुत लोगों को बंद कर दिया। इमरान खान को तो मुझे लगता नहीं कभी बाहर निकलने देंगे उसको, और वहाँ तो कोई भी बोल नहीं सकता है। तो हर देश के में ये अलग अलग इस चीज़ का रिएक्शन हुआ। भारत में प्रोटेस्ट हो, भारत में किसी भी समय अगर आप देश में देखें, आप कोई गूगल करें तो करीब 200 प्रोटेस्ट कम से कम हो रहे होते हैं, 200 से ज़्यादा ही होते हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, कोई 5 गाँव के लेवल पे होता है, कोई ट्राइब लेवल पे होता है। तो प्रोटेस्ट जो होते हैं, ये डेमोक्रेसी का प्रेशर वाल्व है। आपका जब प्रेशर कुकर में प्रेशर अंदर बढ़ जाता है तो सीटी बजती है ना जी। तो यही प्रोटेस्ट होते हैं पब्लिक के, ये डेमोक्रेसी में वो सीटी होता है।
शेखर, अगला सवाल जयदीप शर्मा का है। बोल रहे हैं, अगर हम ऐतिहासिक नज़रिए से भारत के बड़े छात्र आंदोलनों जैसे 1974 का नवनिर्माण आंदोलन या मंडल विरोधी आंदोलन को देखें तो वे वैचारिक या क्षेत्रीय राजनीति से गहराई से जुड़े थे। युवाओं का मौजूदा मोबिलाइजेशन बिल्कुल अलग लगता है। ये पहचान की राजनीति के बजाय आकांक्षाओं से जुड़ी बेचैनी और व्यवस्थागत अन्याय पर ज्यादा केंद्रित है। डिजिटल दौर में भारतीय छात्र विरोध के डीएनए में आए इस बदलाव का आप कैसे विश्लेषण करते हैं? देखिए, ये भारत का एवोल्यूशन हो रहा है। जैसे एवोल्यूशन होता है तब जिस कहते हैं सोसाइटी भी इट गोज अप द वैल्यू चेन। तो ये वैल्यू चेन क्वालिटी ऑफ लाइफ है इस समय। तो ये इस समय आइडियोलॉजिकल नहीं है। अन्ना का भी जो शुरू हुआ, शुरू में आइडियोलॉजिकल नहीं था, लेकिन वो एंटी कांग्रेस था। एंटी कांग्रेस था और वो शुरू से ही उसमें आरएसएस की बहुत इन्वॉल्वमेंट थी। आरएसएस की, विवेकानंद फाउंडेशन की, बाबा रामदेव वहाँ पहुँच गए। उनमें से कितने लोग बाद में बीजेपी में गए, किरण बेदी जी को आप देख लीजिए। तो कुमार विश्वास थे, अल्टीमेटली वो राइट के इंसान हैं। तो उसमें भी कई तरह के लोग आए, लेकिन उसमें फिर जब अलग अलग हुए तब आपको उसकी असलियत भी समझ आ गई। उस मूवमेंट को इतनी हवा नहीं मिलती और इतनी मसल पावर भी नहीं मिलती अगर आरएसएस और विवेकानंद फाउंडेशन वगैरह उसको बैक नहीं कर रहे होते। और शेखर, अगला सवाल संकल्प का है। बोल रहे हैं, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि सीजेपी का विरोध कैसा मोड़ लेता है और सरकार को इसे क्या कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि एक बात तो साफ हो गई है, मिडिल क्लास का अच्छी पढ़ाई, बेहतर नौकरी वाला सपना अब कमजोर पड़ रहा है। मुझे आर्थिक हालात निराशाजनक नहीं लगते। वो बोल रहे हैं, हम हर साल अपनी अर्थव्यवस्था में लगभग 250 से 300 बिलियन डॉलर जोड़ते हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर काम करने के साधन जैसे एक्सपोर्ट, हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स, ग्रीन फील्ड, एफडीआई, नई टेक्नोलॉजी, एआई और सेमीकंडक्टर अभी भी एक दूर का सपना ही बने हुए हैं। जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और यहाँ तक कि चीन जैसे देशों में जहाँ बड़ी और काबिल ब्यूरोक्रेसी है, वे अक्सर भारत की तुलना में तेजी से और बेहतर ढंग से इंडस्ट्रियल बदलाव क्यों कर पाते हैं? क्या इसका कारण खुद ब्यूरोक्रेसी है, राजनीतिक प्रोत्साहन, संस्थागत जवाबदेही, सरकारी क्षमता या कुछ और? देखिए, हमेशा ब्यूरोक्रेसी को हम ब्लेम करते हैं, वो बड़ा आसान है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? सिविल सर्विस तो जो आपको आपका राजनेता ऑर्डर देता है या जो पॉलिसी होती है उसी को इम्प्लीमेंट करती है ना। ठीक है, सिविल सर्विस के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो बोलते हैं नहीं चेंज नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे रखते हैं। लेकिन पॉलिटिशियन चाहे तो चेंज हो सकती है। अभी आप देखें, इतने दिनों से मैं सरकारों को देख रहा हूँ, एक तो मिनिस्टर होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी को अपना रास्ता दिखाते हैं और फिर बोलते हैं मुझे ये करना है, आप इसके हिसाब से फाइल बनाइए। तो लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो मंत्री भी होते हैं, वो फिर इसी में फंस जाते हैं कि ये ठीक ही कह रहे हैं, बहुत चेंज होनी नहीं चाहिए। तो ये कसूर जो होता है, अगर चेंज ना हो या चेंज बेहतरी के लिए ना हो, तो कसूर राजनेता का होता है। ब्यूरोक्रेट को या सिविल सर्वेंट को ब्लेम करना ठीक नहीं है। हमारे मित्र थे, अमेरिका के एम्बेसडर थे यहाँ पे, रॉबर्ट ब्लैकविल। रॉबर्ट ब्लैकविल हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में। तो वो बोलते थे कि मेरा एक लेक्चर है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कैनेडी स्कूल में, तो मैं कहता हूँ कि करियर सिविल सर्वेंट्स आर लाइक पर्सनल इन द इमरजेंसी रूम ऑफ ए हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कहीं कहीं इंडिया में कैजुअलिटी भी कहते हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर नर्सेज होते हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी तरह है। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या था उनका कि व्हेन ए पेशेंट इज व्हील्ड इन, जब एक मरीज को लाया जाता है स्ट्रेचर पे, उनका काम क्या है? टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, किसी को आपने ऑक्सीजन देनी है, किसी को आपने फटाफट टेस्ट के लिए भेजना है, किसी को आपने ईसीजी करना है, किसी को आपने रिसुसिटेशन शुरू करना है या हार्ट को रिवाइव करना शुरू करना है। बहुत फीवर है तो उसको फटाफट इंजेक्शन देके, या किसी को चोट लगी है तो उसको दवाई कि उसको दर्द कम हो, ब्लीडिंग कम हो, उनको ये काम करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फिर उसने कहा कि फिर आते हैं स्पेशलिस्ट। फिर स्पेशलिस्ट फैसला करते हैं कि इसका इलाज क्या होगा। वो जो इमरजेंसी रूम के डॉक्टर्स, नर्सेज, अटेंडेंट्स हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। और जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल नेता हैं। तो वो जिम्मेवारी हमेशा पॉलिटिकल नेता की होती है।
शेखर, अगला सवाल नरेंद्र आर्या का है। एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, उन पे आपका जवाब चाहते हो। बोल रहे कांग्रेस, आप, एसपी, भीम, हर कोई सीजेपी के विरोध प्रदर्शन से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कुछ हज़ार लोगों की भीड़ बड़े पैमाने पर फैला हुआ गुस्सा नहीं बनाती। वो बोल रहे ये विपक्ष की हताशा है, वे चुनाव नहीं जीत पा रहे और पार्टी के अंदर ही बँट रहे हैं। उनकी कमज़ोरी ये है कि वे सभी परिवार द्वारा चलाई जाने वाली पार्टियाँ हैं। उम्मीद है कि संसद को चलने दिया जाएगा और नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा करके कोई समाधान निकाला जाएगा। आज़ादी के बाद से ही पुलिस आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज जैसे तरीकों का इस्तेमाल करती रही है। इसलिए ये सब उस खेल का हिस्सा है जो प्रदर्शनकारी खेल रहे हैं। पुलिस कर्मियों को भी हिंसा का सामना करना पड़ा। आपने बहुत बातें कही, काफ़ी बातें आपकी ठीक भी हैं, मैं उनसे कोई असहमत नहीं हो सकता, इसलिए मैं क्या कहूँ ये मैं आपको बताऊंगा यकीन से कि पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा नीट के ऊपर। सॉल्यूशन होगा कि नहीं वो अलग बात है। सॉल्यूशन तो वही होगा कल कि अगले साल हम और टाइट कर देंगे, लीकेज ना हो। लेकिन असली समस्याएं क्या हैं? इसकी असली समस्या नीट नहीं है, असली समस्या ओवर सेंट्रलाइजेशन है। ये अगर हर राज्य में अपना होता, अपने मेडिकल कॉलेजेस में वो अपना जी। एग्ज़ाम करते, आप यहाँ से उनके लिए स्टैंडर्ड्स तय कर देते, तो उसमें क्या नुकसान था? आपने सबको सेंट्रलाइज किया। अब सेंट्रलाइज करके 22 लाख 23 लाख के करीब स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। उनको हर जगह सेंटर्स बनाना, उनको कंट्रोल करना, वहाँ पे लीकेज ना हो जाए, उसको आपको कई चीज़ें आउटसोर्स करनी पड़ेंगी। और देखिए ये लीकेज कोई टेक्निकल तो नहीं हुई है, जो पेपर सेटर ही पैसे लेके लीक कर रहा है उसके लिए कोई क्या कर सकता है? तो उसमें कुछ रिफॉर्म हैं जो हो सकते हैं, आप उसको और कंप्यूटराइज कर सकते हैं। अब ऐसी बातें जैसे सैट वगैरह होता है, दुनिया भर में होता है, आईएल्ट्स होता है, सैट होता है, जी। उसमें ऐसे लीकेज वाली बातें नहीं आती हैं। तो ये ज़रूर रिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे चीज़ पसंद है वो ये है कि इसको हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई मेरी बात मानेगा नहीं, होगा नहीं डिसेंट्रलाइज। मेरे हिसाब से तो जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, उसको ही डिसमेंटल करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश में एक टेस्टिंग अथॉरिटी नहीं हो सकती है। शेखर, अगला सवाल एंडल का है। वो विरोध प्रदर्शनों के एक पहलू पर बोल रहे हैं, उनका अलग नज़रिया है। वो मीडिया कर्मियों पर हो रहे अगर नारेबाजी, उनके खिलाफ हो रहे नारेबाजी और हमलों पे बात कर रहे हैं। सवाल छोटा आखिरी पार्ट लूँगी। वो बोल रहे हैं हमेशा ऐसे सरकारी समर्थक पत्रकार होंगे जो मुख्य रूप से सरकार समर्थक या करीबी मालिकों के कहने पर काम करते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मास मीडिया के ज़्यादातर पत्रकारों को जो माइक लेकर रिपोर्टिंग करते हैं, करके किनारे करना और यहाँ तक कि कुछ की पिटाई भी करना एक दिलचस्प या चेतावनी देने वाला नया ट्रेंड है, खासकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ या मीडिया के नज़रिए से? वो बोल रहे हैं साथ ही मेरे पसंदीदा न्यूज़ आउटलेट द प्रिंट की युवा टीम के लिए भी ये सावधानी बरतने की बात है। जी हाँ, उनको बिल्कुल ध्यान रखने के लिए बोला गया है और क्राउड से दूर रखें, क्योंकि क्राउड में क्या होता है, एक आदमी बोल देता है, मान लीजिए आप कहीं से भी हो, आपको बताने का टाइम नहीं लगता कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि क्राउड जब शुरू हो गया, किसी ने बोल दिया गोदी मीडिया, सब शुरू हो गए। तो ये ट्रेंड दिलचस्प नहीं है, ये ट्रेंड बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि किसी भी जर्नलिस्ट को अटैक करना जो कि काम के लिए गया है, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उनके एडिटर्स को लिख सकते हैं, आप उनको देखना बंद कर सकते हैं, आप उनको पढ़ना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप उसका पब्लिक ह्यूमिलिएशन या पब्लिक फिजिकल अटैक तो बिल्कुल भी, और जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन अटैक भी एक आध को तो हुआ भी अटैक, जी। शुक्र है कि ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, लेकिन ये जब मॉब होता है तो उसमें हर तरह के लोग भी होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कुछ हमारे सीनियर पत्रकार भी इस बात को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि अरे इनकी चॉइस है, इनको अगर इनको पसंद नहीं आता जहाँ काम कर रहे हैं तो छोड़ दें। हर किसी के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि घर बैठ जाए, लोगों को अपना घर भी चलाना है और लोगों को जर्नलिस्ट बनना है। वो हर कोई ये नहीं चुन सकता कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये होगी, और ये कहना कि आप फिर ऐसी जगह नौकरी ना करिए। अगर आप ये फॉलो करेंगे फिर तो आप बताइए, अब टीवी चैनल्स इतनी सारी हैं, सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स इस देश में टीवी चैनल्स हैं, तो आप वहाँ कहीं नहीं जाए तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जो न्यूज़पेपर्स हैं वो तो कोई लोग ज़्यादा रख नहीं रहे हैं, सब फ्रोज़न है इस टाइम। जो वेबसाइट्स हैं वो अब नहीं है, उनका साइज़ भी छोटा है। तो आप क्या चाहते हैं कि जर्नलिस्ट
घर में बैठे या पान की दुकान खोल ले, जो जो नौजवान जर्नलिस्ट हैं, पान की दुकान में भी बहुत कंपटीशन है, उसके लिए भी स्किल अलग तरह की चाहिए। तो ये बिल्कुल बेकार की बात है और कुछ लोग वर्चू सिग्नलिंग कर रहे हैं और खड़े होके, और ये एक तरह से मॉब्स को उकसावा दे रहे हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। भगवान ना करे कल को किसी के ऊपर फिजिकल अटैक हो गया, ज़्यादा नुकसान हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई, तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं कहता किसकी होगी, लेकिन कोई भी बयान देने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ अपने अपने तजुर्बे से, हम तो समझिए कि हर हफ्ते भिंडरा वाले को मिलने जाते थे जी। और उनके बारे में जो लिखते थे, पंजाब में जो हो रहा था उसके बारे में लिखते थे। वो ऐसा तो नहीं था वो डिक्टेट करा रहे थे जो लिखते थे, बहुत चीज़ें उनको पसंद ऑब्वियसली नहीं आती थी। हम उसको मिलिटेंसी बोलते थे, टेररिज्म बोलते थे, तो लेकिन कभी किसी ने रोका नहीं आपको, कभी किसी ने आपको धमकाया नहीं। उन्होंने खुद भी नहीं धमकाया, वो ताने और तरह के देते थे। वो कहते थे अरे यार देखो, तुम्हारा भगवान कौन है, राम है, कृष्ण है, शिव जी हैं, तो जो आपके भगवान हैं उन सबके लंबे लंबे बाल थे, सबकी दाढ़ी थी और आपकी नहीं है। तो जो बच्चा, जिस बच्चे की शक्ल अपने बाप से नहीं मिलती उसको क्या कहते हैं? तो सारे उनकी जो संगत बोलती थी क्या कहते हैं, तो कहता जाओ अपने बाप के हो जाओ, तो दाढ़ी बढ़ा लो। ऐसी ऐसी बातें वो टॉन्ट करने के लिए करते थे, लेकिन कभी आपके जर्नलिज्म पे कम से कम मैंने अटैक करते वैसे वैसे नहीं सुना। हाँ, पंजाब में काफ़ी जर्नलिस्ट मारे गए, खास करके एक समूह के, पंजाब केसरी, हिंद समाचार समूह के, और बाकी भी कई मारे गए, फिजिकल वायलेंस हुई। लेकिन आपको सड़क पे कोई मिले, टेररिस्ट भी मिले, तो जिसको मैं कई बार मजाक में कहता हूँ देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, कि आपसे डिसएग्री भी करते हो। मैं श्रीलंका गया एलटीटी के टाइम में, हालांकि एलटीटी से बाद में मुझे डर लगना शुरू हो गया था, उसके पहले मुझे किसी से डर नहीं लगा था। तो डिसएग्री लोग आपसे करते हैं, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको, आपके ऊपर मॉब बन के पड़ जाए। जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, मैं पाकिस्तान बहुत जाता था जब रिपोर्टर था, तो पाकिस्तान में जो अफ़गान मुजाहिदीन थे और जो इंडिया के ख़िलाफ़ भी जो एक तरह का जिहाद बिल्ड करना शुरू किया था, 88 से शुरू किया था, बाय 1990 फुल फ्लेजेड हो गया था। तो उसमें एक जो की फिगर था और की ऑर्गेनाइजेशन था, तब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद नहीं बने थे। जो की ऑर्गेनाइजेशन था वो जमात इस्लामी था। जमात इस्लामी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी भी थी, चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन उनके जो चीफ थे वो अपने चारों तरफ उनके साथ लोग एके लेके भी चलते थे। काजी हुसैन अहमद उनका नाम था। उनसे मेरी बहुत जान पहचान थी, मैं हर बार जाता था, उनको मिलता था। तो एक बार एक सवाल मैंने उनको पूछा कि आपके कितने लोग ट्रेन कर रहे हैं, कुछ ऐसे। तो बोले ये सवाल सहाफ़ी का नहीं है, ये सवाल इंटेलिजेंस का है। सहाफ़ी मतलब जर्नलिस्ट होता है। तो मैंने कहा नहीं काजी साहब, ये सवाल सहाफ़ी का है और ये ठीक सवाल है। उन्होंने फिर भी जवाब दिया। वो इंटरव्यू वैसे का वैसे इंडिया टुडे में छपा है, जिसमें मैंने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ ए जर्नलिस्ट, दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ एन इंटेलिजेंस पर्सन। अब उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने ये बोला, मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा अपने लोगों से कि इसको भगा दो या इसको गोली मार दो, कह सकते थे। तो ऐसे कुछ कभी कभी तुरक मिजाजी तू मैं भी होती है, डिस्ट्रस्ट भी कभी होता है, लेकिन जर्नलिस्ट को अटैक करना बहुत चीप बात है। और लोगों को इंस्टिगेट करना, जर्नलिस्ट को, वो भी रिपोर्टर्स को जो कि अपना रिस्क लेके वहाँ पे जा रहे हैं, अगर वो जाके आपको कवर नहीं करेंगे तो आपकी बात सुनेगा कौन? तो ये बहुत गलत आइडिया है। शिखर, अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है। बोले जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर ध्यान तो सबका है, लेकिन कैन बेतवा लिंक योजना पर लोग महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा भी 2 लाख रुपए हर घर का है। अगर लोगों से इस तरह जमीन ली जाएगी और उनको नामात्र का मुआवजा और वो भी नहीं दिया जाएगा समय पर, तो कैसे विकास होगा? क्या रिफॉर्म हो रहा है इस सेक्टर में? देखिए, ये हमने अभी स्टडी नहीं किया है और अभी हम कोई रिपोर्टर भेज नहीं पाए हैं, क्योंकि और डिमांड्स हैं हमारे रिपोर्टर्स के ऊपर। जैसे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अभी अगले 1-2 हफ्ते में हम कैन बेतवा में भी भेजेंगे, ठीक से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे बाय एंड लार्ज मोदी सरकार के आने के बाद जो लैंड एक्विजिशन है
उसका मुआवजा काफ़ी अच्छा मिलता है, इसीलिए हाईवेज वगैरह बन रहे हैं। और काफ़ी लोग वो पैसा लेके फिर कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली, किसी ने मर्सिडीज खरीद ली, किसी ने वहाँ पे घर बना के बेच दिए, किसी ने उसको ठीक से इस्तेमाल किया, किसी ने उसको वेस्ट किया। मैं हरियाणा में देख रहा हूँ, यूपी में देख रहा हूँ, कई जगह ये चल रहा है, क्योंकि हज़ारों करोड़ अब कॉम्पेंसेशन भी दिए गए। कैन बेतवा में क्या हो रहा है, मैं यहाँ बैठ के बोलूँ नहीं वहाँ ठीक ही हुआ होगा, वो बात गलत होगी। और या ये बोलूँ कि बिल्कुल वहाँ पे इनजस्टिस हो रही है, अन्याय हो रहा है, वो भी ठीक नहीं होगा। ये रिपोर्टर वहाँ जाएंगे, देखेंगे, जो भी सच्चाई होगी वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। बोल रहे हैं अब ये साफ दिख रहा है कि भारत सरकार इन विरोध प्रदर्शनों से काफी हिल गई है। प्रधानमंत्री मोदी एक्स और सेल्फी वीडियो के जरिए छात्रों से व्यक्तिगत अपील कर रहे हैं, लेकिन वे उदारता दिखाते हुए खुद बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल सकते? इससे जनता के बीच उनकी राजनीतिक ताकत और साख काफी बढ़ेगी, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, वो भारत में समय अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि भारत में जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, दुनिया भर में सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। अभी कहीं पे भी हेड ऑफ स्टेट या इस लेवल पे किसी का बाहर आके खुले एनवायरनमेंट में मिलना तो संभव नहीं है, क्योंकि बाहर जब आप आते हैं तो हर तरह के एलिमेंट्स होते हैं। खैर, वो तो एक अलग बात है। दूसरा ये भी है कि मोदी जी का ये स्वभाव भी नहीं है, वो तो मीडिया से नहीं मिलते, तो उनको बिल्कुल अपने आप सरकार चलानी है, और उसी का नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि हमने एक 50 वर्ड एडिट भी लिखा था, आप उसको देखिए कि आप अपना अपना इको चैम्बर बना लें और उसके दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें। वहाँ से जो बाहर से हवा आती है वो भी नहीं आती, और वहाँ पे आप किसी की आवाज़ भी नहीं आती। तो फिर जब लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे आर नॉट टॉकिंग टू अस, हमसे बात नहीं कर रहा है पर हमारे को बात कर रहा है, टॉकिंग एट अस, तो आपको ऐसे करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, आप ऐसे कीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तो वही लोग आके उसी जो इको चैम्बर के बंद दरवाजे को अब खड़का रहे हैं, और खड़का वो जेंटली नहीं रहे हैं, वो काफ़ी रूडली रहे हैं। तो ये एक फिनोमेनन है, क्योंकि हर सरकार जो मजबूत सरकार होती है, जब ज़्यादा समय रहती है तो उसका इको चैम्बर बन जाता है, और जो नेता के लोग होते हैं वो नेता को वही बताते हैं जो कि नेता सुनना चाहता है। तो ये सब बातों का एक इम्पैक्ट होता है जो नेगेटिव होता है। तो अब देखते हैं कि मोदी जी इसमें अपने यहाँ करेक्शन कैसे करते हैं, उनका फीडबैक लूप क्या है, उनका फीडबैक लूप क्या बंद है, या फिर उनको वही बता रहा है कि वो सुनना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सब लोग आए हैं और अब जा नहीं रहे हैं, इतनी इतनी पुलिस की पिटाई होने के बावजूद भी, ये बताता है कि एक मूड है देश में, खास करके नौजवानों में, जो कि सरकार मिस कर गई। शेखर, आखिरी के 2-3 सवाल लूँगी सीजेपी से हट के। अब इनका यूज़र नेम है हुनोज़। ये पूछ रहे हैं कि 2020 में स्पेस सेक्टर को माफ़ कीजिएगा, प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला गया था, और इसका असर भी अब दिखने लगा है। स्काई रूट जैसी कंपनियां सामने आई हैं और इसरो के कुछ वैज्ञानिक प्राइवेट सेक्टर में चले गए हैं। वो बोल रहे हैं शांति एक्ट के जरिए न्यूक्लियर सेक्टर में भी इसी तरह के सुधार लाए जा रहे हैं, तो क्या बार्क और एनपीसीआईएल में भी आगे चलकर टैलेंट का ऐसा ही बदलाव और प्राइवेट इकोसिस्टम का विकास देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तो कॉम्पिटिटिव बाजार है। अब जैसे पहले सारे बैंक सरकारी थे, जब प्राइवेट बैंक आए तो काफ़ी लोग सरकारी बैंक छोड़ के वहाँ गए। जी। पहले सिर्फ ऑयल एक्सप्लोरेशन ओएनजीसी करती थी, या रिफाइनरीज हमारे यहाँ सिर्फ पब्लिक सेक्टर चलाता था। प्राइवेटाइज हुई तो काफ़ी लोग वहाँ भी गए होंगे। उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में और लोग आए, तो जैसे कि एजेंसीज हैं, इसरो है, बार्क है, इन सबको अब कैसे ये अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, साइंटिस्ट को, ये अट्रैक्ट करेंगे अगर ये साइंस की सुपर पावर बन जाए कि आप यहाँ पे रिसर्च कीजिए, आपके पेपर छपेंगे, साइंस में आपका नाम होगा। हाँ, आपने पैसे और ज़्यादा कमाने हैं, आपने इंजीनियरिंग करनी है, साइंस को अप्लाई करना है, फिर आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं, आप यहाँ फंसे हुए नहीं हैं। जो इसरो ने अभी किया वो ठीक नहीं है कि लोग जा रहे हैं तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि जाने से पहले हमसे परमिशन ले। इससे क्या होगा, इससे डिसइंसेंटिव हो जाएगा। नए नौजवान साइंटिस्ट जो हैं उनको इसरो में जाने से बोलेंगे यार मैं चला तो जाऊंगा लेकिन फिर मैं फंस जाऊंगा, वहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। ये खुला होना चाहिए। अमेरिका में नासा ने एक खुली रिलेशनशिप रखी है प्राइवेट स्पेस कंपनी से कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, हमारी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, और
आपके लोग हमारे यहाँ कुछ कर सकते हैं, हमारे लोग आपके यहाँ जाके कुछ कर सकते हैं। हमारे सिस्टम के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो कहते हैं कि बहुत टर्फ ऑब्सेस्ड है कि मेरी ज़मीन है, इसमें आउटसाइडर कैसे आएगा। जी। ये माइंडसेट बदलते बदलते टाइम लगेगा। मुझे उम्मीद थी कि अब तक कुछ बदलेगा, लेकिन बदला नहीं है, बल्कि वो उल्टा ही हो गया है। अब ये जो इसरो पे किया गया, ये तो बात बिल्कुल ही पसंद आने की नहीं है कि आपने बोल दिया कि हमसे परमिशन लीजिए ऐप छोड़ने से पहले। फिर तो बहुत लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। आपको चाहिए कि हाँ आप आइए, आप रिसर्च कीजिए। जैसे आप एम्स में डॉक्टर बन के गए, अब वहाँ पे आप पढ़ाने लगे, अरे पहली तो इस सेटिस्फैक्शन है कि आपके पास स्टूडेंट्स हैं। दूसरी बात, हर लेटेस्ट चीज़ वहाँ पहले आती है, आप वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, आपके रिसर्च पेपर छपते हैं, आप क्यों नहीं और ज़्यादा रिसर्च करते। टीचिंग का आपको एक मज़ा है, टीचिंग का जॉय है, वो आपको जी। बाहर कहाँ मिलेगा, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको एनवायरनमेंट अच्छा देता हूँ कि यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, मेरिटोक्रेसी है, तो वो सब करेंगे तो आपके पास अच्छे डॉक्टर भी रहेंगे। आज भी तो एम्स में इतने प्रोफेसर्स हैं, कई छोड़ गए पीछे, लेकिन जो हैं वो भी अगर मेदांता चले जाएं या ब्रीच कैडी चले जाएं या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैक्स में या पोलो में, तो उनके पास उससे कम से कम भी नहीं तो 50 टाइम्स वो कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए 2.5 लाख उसकी मैक्सिमम सैलरी होती है, ठीक है, डीए वगैरह मिला के 5 लाख हो गई, तो कोई भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो साल में 2.5-3 करोड़ तो कम से कम हो जाएगा उसका। लेकिन फिर भी वो वहाँ क्यों है? क्योंकि उसको अपने स्टूडेंट्स चाहिए, अपनी रिसर्च चाहिए, उसको पता है कि हाँ मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरा पीयर ग्रुप है। जी। तो वही सब इसरो को और डीए को भी करना है। शेखर, अगला सवाल सूरज का है। बोल रहे हैं इस हफ्ते खबर आई है कि सरकार एयरपोर्ट संचालकों को भी एयरलाइंस चलाने की अनुमति दे सकती है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में नहीं आएगा? एयरलाइंस इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ाने का सिर्फ यही तरीका है कि अडानी जी भी अपनी एयरलाइंस ले आए। देखिए, मुझे पता है जब बात अडानी आ जाती है तो एकदम हेडलाइन बन जाती है। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वही कंपनी जो एयरपोर्ट चला रही है वो एयरलाइन चला रही है, तो जब वो लाइन लगती है दिल्ली में, मुंबई में शाम को और सुबह कि कौन लैंड करेगा, अब ये कौन रेगुलेट करेगा कि पहले किसका जहाज लैंड करेगा? फिर आप बोलिए नहीं नहीं नहीं, एटीसी तो सरकार की है, तो फिर वो आप बहुत उस मामले को पेचीदा कर रहे हैं। तो जो एयरपोर्ट बना रहा है उसको एयरलाइन चलाना मेरे हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और नहीं होना चाहिए। सरकार क्यों कह रही है मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि अभी इंडिया में कोई एयरलाइंस की ऐसी कमी भी नहीं है और होने वाली भी नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं, खास करके टाटा, एयर इंडिया जी। और इंडिगो, 2 कंपनियां हैं और एक आकाशा भी आ रही है, इन तीनों के पास कैपिटल की कमी नहीं है। और हो सकता है और कंपनियां भी हैं और कॉरपोरेट ग्रुप्स भी हैं भारत में, तो उसमें उन्हीं ग्रुप्स को अलाउ करना जिनका कि एयरपोर्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। निकुंज संघाय का। बोल रहे देखते ही देखते ऑयल अब फिर $100 पर पहुंच गया है। आपको अमेरिकन बॉम्बिंग में कोई रणनीति दिख रही है क्या? ईरान एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रजीम है, वो बॉम्बिंग से घुटने नहीं टेकेंगे। अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म तो ये तो अब पूरे सेमिनार का विषय है। इसमें पूरा दिन क्या, कई यूनिवर्सिटी सालों से लगी हुई हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें तो इस बात पे लिखी गई कि फंडामेंटलिज्म होता क्या है, जी। तो इस बात में हम नहीं जा सकते। ईरान में जो इशू है वो मैं नहीं कहूँगा कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का इशू है। ईरान में जो इशू है वो ईरानियन रिजीम का इशू है। तो उन्होंने, क्योंकि क्लर्जी को पावर दी हुई है वहाँ पे, कौम में जो आयतुल्ला होते हैं, जी। और उनके थ्रू मेन पावर उनके पास है, फिर एक इलेक्टेड सरकार है। तो जो रिजीम है, जो उसके साथ साथ जो पैरेलल पावर बन गई है, जो कि इलेक्टेड सरकार की भी नहीं सुनती है, वो आईआरजीसी है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। वो बिल्कुल एक अलग पावर है और सीधी किसी की सुनती है तो आयतुल्ला की सुनती है। तो उसमें अगर वो लोग कोई समझौता कर लें तो फिर इस रिजीम का टोटल कंट्रोल जो है सत्ता पे, और आईआरजीसी का जो टोटल कंट्रोल है, वो उनको डर के चला जाएगा। इसलिए वो आसानी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ट्रंप भी अब फंस गए हैं,
क्योंकि लड़ाई उन्होंने शुरू की। अब वो लड़ाई, जब उन्होंने वो एमओयू साइन किया, सब लोगों ने कहा आप तो हार गए, आपने तो सब कुछ कंसीड कर दिया। तो फिर उनको लगा, जिसको कहते हैं कि बायर्स रिमोर्स, कि कई बार आप कुछ खरीदते हैं, अरे यार क्यों खरीद लिया, गलती हो गई मेरे से। जी। तो उनको बायर्स रिमोर्स हो गया, तो उन्होंने फिर दोबारा शुरू किया और ईरान ने उसका बहाना दे दिया होर्मुज में अपने अटैक दोबारा से रिज्यूम करके। लेकिन इसमें पेचीदा मामला ये है कि लड़ाई तो आप कहें कि अमेरिका या ईरान की है, पर सच्चाई में लड़ाई अमेरिका और ईरान की नहीं है, और सच्चाई में लड़ाई इजराइल और ईरान की भी नहीं है। सच्चाई में लड़ाई ईरान और खाड़ी अरब देशों की है। अभी भी आप देखें, वहाँ से लड़ाई होती है तो अमेरिका के किसी चीज़ पे नहीं मारते हैं, खाड़ी अरब देशों के फैसिलिटीज़ को मारते हैं। तो ये एक इस्लामिक पॉलिटिक्स में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि जो होली प्लेसेस हैं जी। सऊदी अरेबिया में, उसका गार्डियन कौन है। तो सऊदी अरेबिया का जो रूलर है वो अपने आप को कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द होली प्लेसेस। ईरान वाले कहते हैं असली मुस्लिम हम हैं। तो किसी मुस्लिम को वो एक्सेस रोक नहीं सकते, ईरान से भी लोग आते हैं। तो ये सारी जो वहाँ पे कंट्रोवर्सी है, ये जो मैस है, ये लोकल मैस है वहाँ पे। ये लोकल शब्द ठीक नहीं है, मैं कहूँगा कि रीजनल मैस है, उसमें इतना सारा तेल है। तो ये इतनी आसानी से रिजॉल्व होने वाला नहीं। लेकिन ट्रंप का भी लगता है कि उनको ये महसूस होता है कि लड़ाई ख़त्म करनी है, तो ऐसे ही ख़त्म करनी है कि मैं करूं, कि मैं कह सकूं कि मैं जीत गया। अब वो क्या डेफिनेशन है, कौन उनकी बात मानेगा, जी। कोई जानता नहीं है। क्या वो अचीव कर सकते हैं, कोई जानता नहीं है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।